सो गाइस, जैसा कि हमने नोबुलेंडिकल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब असूले की जान अपने फादर को बचाने की वजह से चली जाती है, तो वहाँ पर मिस्टर शेन ने अपने पावर्स का यूज करते हुए अपने डिसाइपल को सेक्रीफाइस करके प्रिंस असूले की जान बचा ली थी। और फिर असूले भी इस चीज का डिसीजन ले लेता है कि टैंग डायनेस्टी में जहाँ पर पहले उसके भाइयों को जाना था, अब असूले को ही वहाँ पर भेजा जाएगा। जिसके बाद फिर लू शोंग अपने बेटे असूले को उसके असली ग्रैंडफादर ल्यूगो से मिलाने के लिए भी ले गए थे, जो कि वही ओल्ड मैन थे जिससे असूले पहले भी मिल चुका था। असूले अपने फादर से कहता भी है कि आखिर इनको यहाँ पर बांध कर क्यों रखा गया है, जिससे कि फिर हमें सच्चाई को पता चलता है कि असूले के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने 40 साल पहले गुज़वान बनकर ब्रॉन्ज ब्लड के पोजीशन में आकर अपने सभी के सभी चाहने वालों को खत्म कर दिया था। और उनके इसी पागलपन से सभी को बचाने के लिए ल्यूगो को यहाँ पर बांध के रखा गया है। जिसके बाद फिर असूले यहाँ से अपने एक नए सफर के लिए भी निकल जाता है। साथ ही हम लोगों को एक और लड़के को भी दिखाया गया था और यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर एक सिपाही अपने किंग यूली के सामने खड़ा होकर उसे नुहाई नाम की जगह के बारे में बताने लग जाता है, क्योंकि यिन डायनेस्टी के खत्म होने के बाद वहाँ पर यांग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया था। और यही वो कारण था जिसकी वजह से नान हुआई नाम की जगह पे रहने वाले लोगों को भूखमरी जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। क्योंकि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यांग डायनेस्टी में किसी भी चीज की कमी नहीं है, कि उन लोगों के पास में वो सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो कि एक राज्य को चाहिए। नान हुआई जो कि एक पहले बहुत ही हरी भरी जगह हुआ करती थी, अब तो मानो वहाँ पर जैसे अकाल पड़ गया हो। भूखमरी की वजह से हजारों लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई। लेकिन ये सब कुछ सुनकर यूली किंग का दिमाग फिर जाता है और मुझसे कहता है, या फिर तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। क्योंकि जितना उसे नानुआई के बारे में पता था उसके हिसाब से वो तो एक काफी खूबसूरत जगह है जहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़ा। यूली कहता है कि मुझे पता है, वो एक फूलों से भरी हुई जगह है, यहाँ तक कि वहाँ पर तो गर्मियों में भी इतना ज्यादा पानी होता था कि लोग नदियों में सैर करने के लिए भी जाया करते थे। लेकिन यूली अब इस बात को नकार नहीं सकता कि ये उसकी आंखों के सामने की सच्चाई है। यूली उस सेवक से कहता है कि आखिर इसके बारे में बाकी के मंत्रियों का क्या कहना है, और जो जो बात तुमने मुझे यहाँ पर बताई है वही बात तुम सेम सभी लोगों को बताओगे, क्योंकि अब ये बात हमारे इतिहास का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुकी है। तभी यूली को उस सिपाही के पास में एक छोटी सी पेंटिंग डली हुई दिखाई देती है, तो उससे कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास में ये पेंटिंग कहाँ से आई, क्योंकि असल में वो पेंटिंग होती है आचिन मोटो की। वो सिपाही बताता है कि मुझे ये पेंटिंग डॉक्टर साइमन जिनसन से मिली, क्योंकि इस पेंटिंग को एक तोहफे के तौर पर दिया जाएगा उस मिनिस्टर प्रोटेक्टर को जो कि नानुआई की हिस्ट्री के बारे में क्लियरली बताएगा। डॉक्टर साइमन ने मुझसे कहा था कि ये सारी चीजों के बारे में जाकर चीफ प्रोटेक्टर को बता दिया जाए, क्योंकि अब नानुआई के नाम पर केवल नानुआई ही बचा हुआ है। भले ही यूली को इन सारी की सारी चीजों के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और फिर अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इस राज्य में एक टूर्नामेंट को भी शुरू किया जाएगा, और जो भी इस टूर्नामेंट में फर्स्ट रैंक को अचीव करेगा उसको राजा खुद ही अपने हाथों से गोल्ड मेडल का इनाम देंगे। और शायद अब असूले भी यहाँ पर थोड़े ही टाइम में पहुंच जाएगा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक नया सफर शुरू हो चुका है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में यमन सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंड डॉटर के साथ में यहाँ से जा रहा था। और वो लोग एक जगह पे खड़े होकर एक आदमी को देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने पास में आए हुए एक भिखारी को वहाँ से भगा देता है और मुझसे कहता है कि तुम जैसे गरीब आदमी की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ तक कि तुम तो मेरे सेक्टर से भी बिलोंग नहीं करते। लेकिन फिर भी ऐसा देखते हुए वो ग्रैंडपा टियानजिन अपने ग्रैंड डॉटर के साथ में उसी आदमी के सामने पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम हमें अंदर आने की इजाजत नहीं दोगे। लेकिन वो पहरेदार काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि मैं किसी भी अनजान और बाहरी आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। तो फिर ग्रैंडपा टियानजिन तुरंत ही उसको अपने पास में रखी हुई एक अंगूठी दिखाते हैं और उससे कहते हैं इसको ले जाकर तुम अपने मालिक को दिखा दो, वो हमें आने की इजाजत दे देंगे। तो वो पहरेदार तुरंत ही उस अंगूठी को लेकर गेट को बंद करके यहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है। लेकिन तभी टियानजिन के पास से उसकी ग्रैंड डॉटर गायब हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो आकर गई तो गई कहाँ पर। इसके बाद अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो लड़कों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, और वो दोनों ही यहाँ के ओनर कियांग जेंग के ही बेटे थे, जिनमें से बड़े भाई का नाम था जी और छोटे भाई का नाम होता है जी चैंगी। और इस फाइट के दौरान जी चैंगी के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है, साथ ही वो उसके ऊपर अपने स्पीयर की मदद से अटैक भी करने वाला था। लेकिन तभी जी के ऊपर अचानक से ही किसी दूसरे बंदे के द्वारा अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से जी ने जो स्पीयर पकड़ा हुआ था वो उसके हाथों से ही छूट जाता है। और इससे जी चैंगी को मौका मिल चुका था अपने भाई पर हमला करने का। लेकिन जी मार्शल आर्ट में काफी अच्छे तरीके से ट्रेंड है, इसीलिए वो फिर भी आसानी के साथ में जी चैंगी को हरा देता है। तो फिर इस बात से नाराज होते हुए जी चैंगी जी से कहता है तुम एक बहुत ही बड़े चीटर हो, जब हम लोगों के बीच में वेपन से फाइट चल रही थी तो तुमने वेपन को छोड़कर मुझ पर अपने हाथों से हमला क्यों किया। इसकी वजह से फिर जी अपने फादर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि जी ने अपने वेपन को खुद से नहीं छोड़ा था, बल्कि उसके फादर ने उसके ऊपर अटैक करके उसे हराने की कोशिश की थी। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जी चैंगी का सगा भाई नहीं है, वो काफी सालों पहले यहाँ पर एक अनाथ के तौर पर आया
था और इसी वजह से जी चैंगी उसको पसंद नहीं करता। तभी जी चैंगी से कहता है कि शुक्र मनाओ मेरे हाथ से मेरा स्पीयर निकल चुका था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाला था। जिसकी वजह से जी चैंगी के फादर को गुस्सा आता है और वो जी से कहते हैं कि तुम्हें खुद के ऊपर काबू रखना सीखना होगा, क्योंकि तुम्हें अपने भाई के साथ में ठीक तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि एक असली कल्टीवेटर वही होता है जो कि अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड से भी कल्टीवेशन करता है। तुम्हें कम से कम इतनी तो नॉलेज होनी ही चाहिए। जिस बात से जी अपने फादर से कहता है कि शायद आप भूल चुके हैं कि नॉलेज होने के लिए पढ़ाई करनी भी जरूरी होती है, और आपने पढ़ाई करने के लिए तो केवल मेरे छोटे भाई को ही भेजा है। यहाँ तक कि आप तो इस बात को भी डिसाइड कर चुके हो कि हमारी सेना को लीड करने के काबिल केवल जी चैंगी ही है। मैं तो आपके लिए एक गुलाम से बढ़कर कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर कियान चैंग कहता है कि मैं तुम्हें जनरल शी को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसके बारे में तो तुम्हें भी पता होगा कि अब एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, लेकिन वहाँ पर जी को मेन लीड के तौर पर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि जी को जी चैंगी का गार्ड बनाकर भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ पर जाकर मैच को जीत सके। लेकिन इस बात से जी चैंगी खुद भी खुश नहीं था। वो कहता है कि मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने दम पर भी मैच को जीत सकता हूँ। आप क्या मुझे एक छोटा सा बच्चा समझते हो जिसे किसी की मदद की जरूरत पड़े? और फिर तभी उन लोगों को वहाँ पर किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है, जो कि असल में टियान जैन की ही ग्रैंड डॉटर थी। और वो जी चैंगी से कहती है कि वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बड़े भाई की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस बारे में तो तुम खुद ही जानते हो कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। और वो जैसे ही नीचे आती है तो जी तो उसको देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसकी ब्यूटी पर वो एक तरीके से फिदा हो चुका था। और जी के इसी नैन मटक्के के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।